हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब जो टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक लीनियर अलजेब्रा बेसिकली मैं कंटिन्यू करूंगा। मैक्सिमम पोर्शन तो हो चुका है। मैं अगर सही हूं तो ड्यूअल स्पेसेस मतलब एलटी तक कवर कर चुके हैं। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहा था, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कुछ आप एनईपी फिफ्थ सेम में शायद हैं आप, तो आप लोगों का मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से, लगभग एक महीने से लगातार, कि सर इसको कंटिन्यू कवर कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी शायद आपका सिलेबस है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो कि ठीक है, आपका एनईपी फिफ्थ सेम वो तो बीएससी के लिए है ही। इसके अलावा देखेंगे जैम, आईआईटी जैम, नेट, गेट, मतलब कोई भी आप होम एग्जाम्स के अलावा कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम ले तो वहाँ पे ये कॉमन सिलेबस है। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वो टॉपिक है क्या? आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़े कम क्वेश्चन पूछते हैं। आगे आप जाएंगे, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालते हैं हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। यहीं पे केली हैमिल्टन थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और गेट और नेट जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस है, फिर आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तो ये सब टॉपिक्स हैं। और एनईपी में ऑलमोस्ट हर जगह मैं देख रहा था अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का, तो थोड़ा कम बेसी करके पूरा सिलेबस है मैच करता हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देर किए। तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। एलटी में कवर कर चुका हूँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूअल स्पेसेस तक। तो अब आइगन वैल्यूज, या इसका कई नाम है, देखिए आपके स्क्रीन पे हेडिंग दिख रहा होगा, आइगन वैल्यू कॉमन नेम है, ठीक है ना। मैक्सिमम जगह सिलेबस आप देखेंगे आइगन वैल्यू। कुछ बुक्स में इसको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट भी बोलते हैं। तो थ्री जो कॉमन नेम्स है, अगर इनमें से कोई भी आपके सिलेबस में या कोई प्रोफेसर टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेसर ही बोलना चाहिए, टीचर तो नहीं, टीचर तो मैं हूँ तो अगर आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे होंगे तो अगर वो बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, तो आप समझ जाइएगा आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। तो इसकी अगर मैं बात बोलूं इस टॉपिक की, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है। मैं स्टार्ट करूं उससे पहले अगर मैं एलटी जब हम स्टार्ट कर रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप, तो मैंने आपको बोला था ये एक मैप होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन था ना, एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस, मान लीजिए v1 से v2 पे ये एक मैप होता है जो LT, जो कि सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करता था। बट मैंने आपको बोला था उस समय भी कि LT होने के लिए ये वेक्टर स्पेसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था यहाँ पे कि ये जो दोनों वेक्टर स्पेसेस होंगे ना, सेम फील्ड F के ऊपर होंगे। अगर ये F है, फील्ड के ऊपर है v1, तो ये v2 भी सेम फील्ड f के ऊपर ही होगा। अब फील्ड जनरली हम जो लेते हैं यहाँ पे, या तो फील्ड ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं या फिर फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं। यही दो फील्ड्स हम जनरली वेक्टर स्पेसेस में लेते हैं। तो एलटी होने के लिए वेक्टर स्पेसेस, डोमेन सेट, कोडोमेन सेट, दोनों जो वेक्टर स्पेसेस थे सेम फील्ड के ऊपर होने चाहिए। उसी तरीके से जब आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स की बात करें, आइगन वैल्यू मैं बात कर रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट, यही से आइगन वेक्टर भी आता है। तो आइगन वैल्यू की अगर बात बोले तो वो किसी एलटी का होता है, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप का होता है। लेकिन यहां पे भी स्पेशल केस है। यहां पे क्या होगा कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो लेंगे आप यहां पे, जिसके आइगन वैल्यू की बात करेंगे, यहां पे डोमेन और कोडोमेन सेट में सेम वेक्टर स्पेसेस, मतलब V अगर वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो कोडोमेन में भी सेम वेक्टर स्पेस V होना चाहिए ओवर द फील्ड F, मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, समटाइम्स याद करिए, ग्रुप थ्योरी मैंने आपको कई बार इसको बताया भी है, इंडोमॉर्फिज्म, याद आ रहा है, कॉमन नेम है इंडोमॉर्फिज्म। इंडोमॉर्फिज्म मतलब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे। तो ये दिमाग में हमेशा बिठा लीजिए। इसीलिए जब आप इसी के इक्विवेलेंट, जब हम मैट्रिक्स को एज एलटी आप कंसीडर करते हैं, तो मैट्रिक्स की जब आइगन वैल्यू निकालते हैं ना, आइगन वैल्यूज, तो वहां पे आप देखिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस का आइगन वैल्यूज नहीं निकालते आप, ठीक है ना।
तो वहां पे भी जो डिफिनीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स, रीजन यही, जैसे अगर एक मैट्रिक्स ए लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये n क्रॉस n की है, ओवर द फील्ड इसके एंट्रीज जो हैं रियल नंबर्स के ऊपर है, तो इसको भी जब आप एक LT जब यहाँ पे डिफाइन करते थे तो वो Rn ओवर Rn टू R होता है, सॉरी Rn टू Rn, सेम वेक्टर स्पेस है, सेम वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन जो है, जो LT आप लेंगे वो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे होना चाहिए, उसको हम इंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं लिख भी दूंगा ताकि ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हालांकि मैं पहले ही मेन पॉइंट बता दिया, अब जो है मैं डिफिनीशन पे आ जाता हूं। डिफिनीशन पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं, मुझे लगता है फिर एक ही बार लिख दूंगा आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब डिफिनीशन पे आता हूं। एक इंडोमॉर्फिज्म लिया आपने, T मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो अब ये मैपिंग है, इसका डिफिनीशन भी होगा, ये LT है तो सब कुछ उसके प्रॉपर तरीके से जो LT का कंडीशन है वो सेटिस्फाइड होगा। तो फिर ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं ये समझना है आपको। तो याद रखिएगा, इस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V टू V, इसकी जो आइगन वैल्यू होती है ना वो एक स्केलर होता है। अब वेक्टर स्पेसेस में स्केलर किसको बोलते थे? फील्ड्स के एलिमेंट्स को हम स्केलर्स बोलते थे, और V जो वेक्टर स्पेस है उसके एलिमेंट को हम क्या बोलते थे? वेक्टर्स। तो याद रखिएगा जो आइगन वैल्यू होगा ना वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होगा कभी, मतलब V का मेंबर नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। लैम्डा जनरली हम पढ़े थे, हमारे सर यही बताते थे, आपको भी मैं यही ट्रांसफर कर रहा हूं। किसी बुक में अगर दूसरा नोटेशन यूज कर लेगा फर्क नहीं पड़ता, किसी बुक में मान लीजिए अल्फा लिख दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो लैम्डा जो है ये स्केलर होगा। मैं बोलूंगा कि ये इस LT मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का आइगन वैल्यू है या कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। कब? जब मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर, अब देखिए नॉन जीरो वेक्टर मैं बोल रहा हूं, मतलब ये V का मेंबर होगा ना इस वेक्टर स्पेस V का। तो एक नॉन जीरो वेक्टर V मिल जाए सच दैट T ऑफ x दिस इज इक्वल टू लैम्डा x हो जाए, बस ये डिफिनीशन है। तो क्या समझा आपने कि एक स्केलर लैम्डा को मैं बोलूंगा कि इस आइगन इस LT का आइगन वेक्टर है, सॉरी आइगन वेक्टर बोला, आइगन वैल्यू है। अगर मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर मिल जाए, ठीक है ना, मुझे एक नॉन जीरो वेक्टर सच दैट Tx इक्वल टू लैम्डा x हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो मैं बोलूंगा ये कंडीशन सेटिस्फाई जाए Tx इक्वल टू लैम्डा x, तो मैं बोलूंगा ये लैम्डा जो है मेरा आइगन वैल्यू है, और यहां पे ये जो वेक्टर मिल रहा है नॉन जीरो ना, इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। समझ में आ गया? चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, ठीक। सो डिफिनीशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं डिफिनीशन लिख देता हूं आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट T फ्रॉम V टू V, अब आपको ये ओवर द फील्ड वेक्टर स्पेस होगा V। सो लेट T फ्रॉम V टू V बी अ लीनियर मैप या LT, मैं शॉर्ट में लिख दिया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अब यहां पे मैं ये वही नोट करके लिखता हूं ताकि हमेशा कॉन्सेप्ट बना रहे आपका। दैट मीन्स T जो है एक इंडोमॉर्फिज्म हो, दैट इज T इज एन इंडोमॉर्फिज्म ना, इंडोमॉर्फिज्म, ठीक, इंडोमॉर्फिज्म। इंडोमॉर्फिज्म ऑन V लिख देता हूं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको दिखेगा मेरे फोटो यहां से आना शुरू हो जाता है। चलिए मैं इंडोमॉर्फिज्म ऑन V लिख दिया, यहां पे ब्रैकेट बंद किया। तो क्या हुआ, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप लेना है एक वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस पे, ठीक है। अब मेन डिफिनीशन शुरू होता है। एक स्केलर ना, एक स्केलर फुल स्टॉप के बाद लेम्डा बिलोंग्स टू F, या आप लिख सकते हैं अ स्केलर लेम्डा बिलोंग्स टू F is called an eigen value
ना, एन आइगन वैल्यू, और इसको कई नाम ऊपर लिखा है आप ना, ग्रीन आपको दिख रहा हो, ग्रीन नहीं ब्लू दिख रहा होगा हेडिंग, और कैरेक्टरिस्टिक, और कैरेक्टरिस्टिक फोटो इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है, मेरा ये दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, कट रहा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक है ऊपर लिखा हुआ है, और कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, रूट भी बोलते हैं वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, आइगन वैल्यू और कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इफ मेन कंडीशन अब शुरू होता, इफ देयर एग्जिस्ट अ, ना एक वेक्टर मुझे मिले, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर, ना नॉन जीरो वेक्टर V का मेंबर सच दैट अब मेन कंडीशन T ऑफ x दिस इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है ना, ये मेरा मेन कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसको मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा डार्क कर दूं, चलिए ब्लू कलर से ही कर दिया, ठीक, ये मेरा डिफिनीशन है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया, इनफैक्ट ये इंडोमॉर्फिज्म है एक वेक्टर स्पेस V पे, एक स्केलर को मैं बोलूंगा आइगन वैल्यू है या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इफ देयर एग्जिस्ट अ, एक नॉन जीरो वेक्टर V मिल जाए सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा x, ठीक है, ये हो गया आपका डिफिनीशन। अब यहां पे नोट करके मैं लिख दूं, यहां पे ये जो नॉन जीरो वेक्टर x मिल रहा है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। सो इन दिस केस x is called an eigenvalue, sorry, an eigenvector and an eigenvector, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ T corresponding to आइगन वैल्यू, अब तो यहां से दिखेगा, फोटो इतने में आ गया होगा, कोई इशू नहीं, आइगन वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये है मेरा डिफिनीशन, तो डिफिनीशन में भी अगर आप पढ़े होंगे एक दो बार तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, और अगर आप पास आउट हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं जैम या नेट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर चीजें तो ये स्मूथली आपके पास पहुंच रहा होगा, ठीक है। तो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसका डिफिनीशन ये होता है कि एक बस आपको कॉन्सेप्ट बनाना है कि आइगन वैल्यू, ठीक है ना, या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट, ये एक स्केलर होता है, और आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये वेक्टर मतलब V का मेंबर होगा, तो आइगन वैल्यू फील्ड का मेंबर और आइगन वेक्टर जो होगा वो V वेक्टर स्पेस का मेंबर होगा, वही लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए अब दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर ठीक है, एक आइगन वैल्यू आई लैम्डा, क्या उसके करेस्पॉन्डिंग एक ही आइगन वेक्टर होगा, ठीक है, या रिवर्स भी कॉन्सेप्ट आपका जा रहा होगा कि ठीक है एक आइगन वेक्टर है तो उसके करेस्पॉन्डिंग क्या एक से अधिक आइगन वैल्यूज मिल सकती हैं, दोनों तरफ से मैं आपसे जो दिमाग में आपके अगर डेप्थ में जाना चाहते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका आंसर इधर से ट्रू है वन वे, एक अगर आइगन वैल्यू की बात करो मतलब एक लैम्डा के लिए एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, ये नॉन जीरो वेक्टर्स, समझ में आ गया। लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है, अगर एक आइगन मतलब एक आइगन वेक्टर है, अगर वो किसी आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग है ना तो वो यूनिक आइगन वैल्यू होगी, एक से अधिक आइगन वैल्यूज नहीं हो सकती, मतलब एक आइगन वेक्टर किसी एक ही यूनिक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, समझ में आ गया। लेकिन इधर से बहुत सारे मिल सकते हैं, मतलब एक आइगन वैल्यू के लिए एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं, मैं समझा पाया। तो चलिए यहां से मैं कॉन्सेप्ट करके हेडिंग डालूंगा, ये आपको समझना है, कॉन्सेप्ट
क्या है समझते हैं। एक आइगन वैल्यू है ना, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन वेक्टर्स हो सकते हैं। अगर ये आइगन वैल्यू है तो इतना तो कंफर्म है डिफिनीशन से कि एक आइगन वेक्टर, ये नॉन जीरो वेक्टर तो मिला ही होगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूं ना कि ये इनफाइनाइट हो सकते हैं नंबर में, और इनफैक्ट वो सब स्पेस फॉर्म करते हैं। सारे आइगन वेक्टर्स को इकट्ठा कर लीजिए ना एक पर्टिकुलर आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग, वो सब स्पेस फॉर्म करते हैं इस वेक्टर स्पेस वी का, उसी को हम बोलते हैं आइगन स्पेस। मैं सब कुछ करूंगा, तो पहले वन वे समझते हैं। एक आइगन वैल्यू है, उसके करेस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको प्रूव कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं क्या मैं क्या बताना चाहता हूं कि फॉर, ये हेडिंग ही मैं कर देता हूं, फॉर अ पर्टिकुलर आइगन वैल्यू there may be more than one. इनफैक्ट आप देखेंगे ना, अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो इनफैक्ट इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है ना, मोर देन वन आइगन वेक्टर। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, आइगन वैल्यू को अगर मैं लेमडा लिख रहा हूं तो आइगन वेक्टर की बात करूं, ये एक्स की मैं बात बोल रहा हूं ना, तो ये एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, ठीक है ना। ये मेरा मेन कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप बोलिए प्रूफ बोल लीजिए या एक्सप्लेनेशन बोल लीजिए, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहीं पे मैं आता हूं, मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आपको बस एक्सप्लेन करना। मैं मान लेता हूं कि टी फ्रॉम वी टू वी है वेक्टर स्पेस LT, और इसकी लेमडा एक आइगन वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर होगा इस यहां से डिफिनीशन से। अब मैं प्रूफ क्या करने जा रहा हूं ना कि इसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन लूं मैं, सो यहां पे मैं आ रहा हूं इफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू फील्ड, मतलब एक नॉन जीरो स्केलर मैंने लिया, ठीक है ना, ये कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, ठीक। सो देन मैं यही प्रूव करूंगा कि देन इसका मल्टीप्लिकेशन विथ दिस वेक्टर, इस डिफिनीशन में एक जो नॉन जीरो वेक्टर मिला है, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब अल्फा एक्स विल ऑल्सो बी एन आइगन वेक्टर, ठीक है ना। फॉर मतलब मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूं कि अगर ये डिफिनीशन में एक LT है जिसकी एक आइगन वैल्यू है, तो डिफिनीशन लेमडा आइगन वैल्यू है, तो उसके करेस्पॉन्डिंग ये एक नॉन जीरो आइगन वेक्टर तो मिलेगा ही एक्स डिफिनीशन से। तो मैं बोल के रहा हूं कि ये जो मिल गया ना, इसका कोई भी फील्ड का एलिमेंट लीजिए नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा, उसका मल्टीपल अगर आप लेंगे ना, जिसको हम क्या बोलेंगे अल्फा एक्स, ये भी आइगन वेक्टर हो जाएगा। कैसे, उसी सेम आइगन वैल्यू लेमडा के करेस्पॉन्डिंग। कैसे, चलिए अगर होगा ये, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली मुझे क्या दिखाना है, इसी डिफिनीशन, यही मेन डिफिनीशन है, यही पे अगर मैं x की जगह अल्फा एक्स रख दूं तो मुझे दिखाना क्या होगा कि लेमडा टाइम्स अल्फा एक्स, यही ना। अगर मैं दिखा दूं ये लेमडा टाइम्स अल्फा एक्स, ये अगर मैं दिखा दिया तो सीधी सी बात है, इस डिफिनीशन में आप याद करिए वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन से एक्सटर्नल कंपोजिशन है, एक फील्ड का एलिमेंट और एक वेक्टर का एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का एलिमेंट आएगा, वेक्टर का एलिमेंट नहीं, वेक्टर स्पेस वी का मेंबर, एक फील्ड का एक वी का मेंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो वी का मेंबर आएगा। इस एक्सटर्नल कंपोजिशन मैंने डिफिनीशन में याद करिए बताया था, ठीक है। अगर आप नहीं देखें, डायरेक्ट इसी पे आए, और जो मैं बोल रहा हूं डिटेल में डेप्थ में बहुत अच्छा से मैंने पढ़ाया हुआ है, पुरानी वीडियोस थोड़ी सी होंगी उसमें, बट मैं विश्वास करता हूं बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा। एनीवेज, तो ये मेरा इनफैक्ट ये वेक्टर स्पेस वी का मेंबर होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ये वी का मेंबर होगा, तो ये भी वी का मेंबर है, एक्स नॉन जीरो है, फील्ड का मेंबर भी नॉन जीरो, तो ये प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। तो टी ऑफ दिस इक्वल टू अगर ये होता है, मतलब क्या मैं दिखा रहा हूं कि मुझे ये एक नॉन जीरो, ये भी एक वेक्टर मिल जा रहा है नॉन जीरो, सच दैट टी ऑफ दिस इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दिस, मतलब क्या हुआ कि इस आइगन वैल्यू लेमडा के करेस्पॉन्डिंग ये एक आइगन वेक्टर हो जाता है,
यही दिखाना है मुझे, तो चलिए फटाफट अब दिखाते हैं। मैं इसको इरेज करूंगा, चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या दिखाना है मैं आपको बता दिया। तो बस एलटी है, ध्यान दीजिएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डिफिनीशन का सेकेंड कंडीशन, फील्ड का मेंबर वेक्टर स्पेस का मेंबर मल्टीप्लाई किया, स्केलर बाहर आ जाता है टी ऑफ एक्स। रीजन यहां पे सिंस टी इज एल टी ना। अगर होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो ये एक्सपर्ट होना पड़ेगा आपको। इवन समटाइम्स गेट नेट जैम के क्वेश्चंस में भी अगर प्रूव करना पड़ जाता है तो फिर एल टी का कॉन्सेप्ट तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये एल टी है, इसकी वजह से ये बाहर आ गया अल्फा। अब अगर अल्फा बाहर आ गया तो टी ऑफ एक्स बाय डिफिनीशन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, लेमडा आइगन वैल्यू है, उसके करेस्पॉन्डिंग ये एक आइगन वेक्टर है, ये सेटिस्फाई होता है। तो बाय डिफिनीशन टी ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स हो जाएगा, तो अल्फा टाइम्स लेमडा ऑफ एक्स। अब ध्यान दीजिए, अल्फा और लेमडा ये दोनों फील्ड्स के मेंबर्स है फ्रेंड्स ना। और आपको पता है फील्ड जो होती है डिफिनीशन के हिसाब से एफ प्लस अबेलियन ग्रुप और एफ स्टार डॉट अबेलियन ग्रुप, जीरो निकाल देते हैं। तो ये दोनों नॉन जीरो है ना, अल्फा भी नॉन जीरो है, लेमडा भी, और इवन लेमडा है भी, क्या फर्क पड़ता है। जो डिफिनीशन था हमारा ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहां से मैं फील्ड का मेंबर ले रहा हूं तो ये लेमडा ऑब्वियस सी बात है जीरो हो सकता है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो कॉम्यूटेटिव होंगे ही। अगर मान लीजिए लेमडा जीरो भी आ जाता है, अल्फा नॉन जीरो है, तो भी अल्फा टाइम्स जीरो लिखूं या जीरो टाइम्स अल्फा लिखूं, क्या फर्क। मतलब ये बोलना चाहता हूं कि ये कॉम्यूटेटिव होंगे। लेमडा को मैं बाहर लिख लूंगा, मतलब पहले अल्फा को इधर एंड एक्स, तो दिस विल बी लेमडा टाइम्स अल्फा ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं। तो क्या मैं किया, ध्यान दीजिए, मैं एक वेक्टर लिया था ना, ये एक वेक्टर था, सेम वेक्टर यहां पे आया, तो टी ऑफ दैट वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। दिस shows that this vector alpha x is also an eigenvector corresponding to this eigenvalue lambda. So this implies that alpha x is also an eigenvector, शॉर्ट में लिखूंगा eigenvector corresponding to आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, इसको कर लीजिएगा, आइगन वेक्टर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी करेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू के लिए शॉर्ट में ई भी लिखूंगा, आइगन वैल्यू लेमडा। तो मैंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया था कि अगर कोई एलटी है, उसकी अगर एक आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है ना, तो उस आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग एक से अधिक आइगन वेक्टर्स मिल सकते हैं। ठीक, तो अगर ये आइगन वैल्यू है तो बाय डिफिनीशन एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स मिलेगा, सच दैट ये कंडीशन होगी। मैंने प्रूव किया कि कोई भी नॉन जीरो स्केलर लीजिए फील्ड का मेंबर, और जब ये मिल गया एक आइगन वेक्टर तो इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी आइगन वेक्टर हो गया। अब ध्यान दीजिए, फील्ड जनरली हम क्या लेते हैं, या तो रियल नंबर्स या तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दोनों इनफाइनाइट फील्ड्स हैं। तो जितने भी नॉन जीरो वेक्टर्स नॉन जीरो स्केलर्स आएंगे, सबका मल्टीपल एक्स के साथ वो वेक्टर्स होते जाएगा आइगन वेक्टर। तो कितने होंगे, इनफाइनाइट। वही मैं बोल रहा था, यहाँ पे लिखा हूं कि एक से अधिक होंगे। और इनफैक्ट प्रैक्टिकली देखें, फील्ड रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं तो इनफाइनाइट होंगे। वो मैंने कॉन्सेप्चुअली, और मैंने ये प्रूव कर दिया। प्रूव किया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। तो यहां से कॉन्सेप्ट जो था मैंने वो लिख दिया कि किसी भी एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इंडोमॉर्फिज्म कि अगर एक आइगन वैल्यू है ना, तो उसके करेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट, मोर देन वन, बस याद रखिए, इनफैक्ट वो इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। अब मैं आता हूं जरा कन्वर्स, जो आपको बोल रहा था उसको भी मैं ये बता के ये वीडियो फिनिश करूंगा। वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा तो नहीं हुआ, बट ठीक है। मैंने क्या बोला, फिर से आइगन वैल्यू एक है उस एलटी का, तो उसके करेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट, प्रैक्टिकली मोर देन वन आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, प्रूव किया। लेकिन मैं क्या बोलना चाहता हूं कि चलो ये एलटी है टी फ्रॉम वी टू वी, इसकी एक आइगन वैल्यू मिली और इसके करेस्पॉन्डिंग ये एक आइगन वेक्टर है, ठीक। तो ये यूनिक होगा, मतलब इस आइगन वेक्टर के करेस्पॉन्डिंग ये जो आइगन वैल्यू है ना, वो यूनिक होगी। ये मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये जो x है
वो केवल और केवल इसी आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ही आइगन वेक्टर होगा और कोई आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता। ठीक, इसको प्रूव करते हैं। मैं मान लेता हूं कि चलो, मैं यहां पे बहुत लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कि लेमडा एक है और दूसरा लेमडा वन, ये दो आइगन वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है। मैं बोल रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये यूनिक होगा। यूनिक दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे आप कि लेमडा इक्वल टू लेमडा वन, यही ना। तो चलिए इसको दिखाने के लिए सिंपल सी बात है, ये मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा कि टी फ्रॉम बी टू वी, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्स एक नॉन जीरो वेक्टर है जो कि आइगन वेक्टर है करेस्पॉन्डिंग टू टू आइगन वैल्यूज लेमडा एंड लेमडा वन। ये मैंने मान लिया कि दो आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो अगर है तो बाय डिफिनीशन टी ऑफ एक्स इजकल टू लेमडा एक्स होगा, और चूंकि ये लेमडा वन के करेस्पॉन्डिंग है तो लेमडा वन ऑफ एक्स ए भी होगा। अब इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये वेक्टर है, या मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको इधर लाके लेमडा माइनस लेमडा वन इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर लिख दीजिए ना। अब ध्यान दीजिए, एक्स जो है मेरा नॉन जीरो वेक्टर है, तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी से कि एक स्केलर मैंने लिया और एक वेक्टर लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो तभी होगा जब इसमें से या तो स्केलर जीरो हो जाए या फिर वेक्टर जीरो हो जाए। वेक्टर जीरो है नहीं तो इसका मतलब ये स्केलर जीरो होगा। लेमडा वन और लेमडा दोनों स्केलर्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एफ प्लस अबेलियन ग्रुप है तो लेमडा माइनस लेमडा वन इसी फील्ड का एक मेंबर होगा, तो ये जीरो होगा। और यहां से मेरा क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू लेमडा वन। तो याद रखिए, अगर एक आइगन वेक्टर है तो वो केवल और केवल यूनिक आइगन वैल्यू के करेस्पॉन्डिंग ही आइगन वेक्टर हो सकता है, एक से अधिक आइगन वैल्यू का वो के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर नहीं होगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 25 मिनट्स वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, तो इस वीडियो में मैंने केवल सिंपली कॉन्सेप्ट्स बताए। अगली वीडियो में एक दो एग्जांपल्स करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम एग्जांपल्स करेंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के। फिर मैं अगर इस जगह मिला, समय मिला, तो अगली ही वीडियो में मैं ये प्रूव कर दूंगा ना कि एक आइगन वैल्यू है, उसके करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइट इनफैक्ट होते हैं, ये इनका कलेक्शन, ये क्या करता है, वी का सब स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो प्यारे बच्चे मेरे 5th सेम में हैं, पढ़ रहे हैं, अगर परेशानी हो रहा था तो होपफुली मेरा एफर्ट जो था आपको डेप्थ नॉलेज देना, थोड़ा सा विजुअलाइज करवा पाना, जो मेरा मोटिव अक्सर मेरे वीडियोस के थ्रू रहता है, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। जो कमी आपके साथ रहती है, एज अ फ्री फोरम है फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी यूट्यूब पे है, मेरा एफर्ट लगता है मैं आपके लिए, अगर बोलते हैं कि सर कमेंट में कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, अब मैं आपको अगर क्वालिटी कंटेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, तो बस मैं इतना चाहता हूं आपका अप्रिसिएशन। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करें। हाँ, अगर आपको कहीं से कोई डाउट है या फिर आप डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।